अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। जैसे कोई भी इर्रेगुलर शेप यहाँ पे कंसाइडर कर लें, जैसे फ़र्ज़ कर लो ये वाली शक्ल है, ठीक है, थोड़ी सी इर्रेगुलर यहाँ से ही है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। लेट कर लो ये वो सारे पार्टिकल्स हैं जी, इन्फिनाइट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन इनमें से हमने जस्ट चंद पार्टिकल जो हैं वो कंसाइडर करने हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पार्टिकल नंबर 1 है और ये पार्टिकल नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उस फोर्स के नतीजे में दो काम होंगे, या तो इस ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज नहीं होनी है, और या फिर जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। फर्ज कर लो कि हम इसके ऊपर एक फोर्स F लगाते हैं और फोर्स F लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज नहीं होती, तो इसकी शक्ल यही वाली रह जाएगी। अगर यही वाली शक्ल रहेगी तो देखो, क्या इन दो पार्टिकल्स के दरमियान कोई फासला चेंज हुआ? जितना फासला फोर्स से पहले था उतना फासला ही फोर्स के बाद रहेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की शक्ल जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी शक्ल चेंज हो जाए, फर्ज कर लो कि इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई और इसकी शक्ल ये बन गई, ठीक है। अब इसमें पार्टिकल नंबर 1 जो था वो यहां पे होगा और पार्टिकल नंबर 2 जो है वो यहां पे है, फर्ज कर लो, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल, ठीक है, इधर बकिया सारे पार्टिकल भी यहां पे मौजूद। अब देखो, पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 के दरमियान जो फासला है वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब देखो ना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो दो काम होंगे, या तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान फासला चेंज नहीं होगा, और या फिर उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो फासला चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद अगर उनके पार्टिकल्स के दरमियान, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के दरमियान फासला चेंज ना हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के दरमियान फासला चेंज हो जाए तो वो रिजिड बॉडी नहीं। तो रिजिड बॉडी की आप डेफिनेशन कर सकते हैं, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। यानी कि अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के नतीजे में इसके पार्टिकल के दरमियान फासला चेंज ना हो तो फिर ये रिजिड बॉडी है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। और अगर चेंज हो जाए तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं है। अब देखो, जब फासला चेंज नहीं हुआ तो शक्ल वही रही, शक्ल भी चेंज नहीं हुई। हाँ, अगर आप फासला चेंज करते हैं तो शक्ल भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज ना हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी कहते हैं, और वो रिजिड बॉडी नहीं होगा जिसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। यानी कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है और फोर्स लगाने के नतीजे में अगर उसकी शक्ल चेंज हो जाए तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, अगर शक्ल चेंज ना हो तो फिर वो रिजिड बॉडी होगा। इफ द शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज ना हो तो फिर ऐसे जिस्म को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो रिजिड बॉडी के बारे में यही था। अब यहां पे आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूं, क्या दुनिया में कोई रियल रिजिड बॉडी है? रियल रिजिड बॉडी यानी कि आप जिसको आइडियल भी कह सकते हैं कि कोई आइडियल रिजिड बॉडी हो जिसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगा रहे हैं और उसकी शक्ल चेंज ना हो, यानी कि उसके पार्टिकल्स के दरमियान फासला चेंज ना हो। क्या ऐसी रिजिड बॉडी दुनिया में मौजूद है? तो ये आपके लिए असाइनमेंट है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। मोमेंट कहते हैं टार्क को। टार्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है तो उसको या तो आप इस तरह घुमा सकते हैं या फिर इस तरह घुमा सकते हैं, तो ये जो घुमाव आता है इसको आप टार्क कहते हैं।
अगर आप इसको इस साइड पे घुमाते हैं तो ये क्लॉक, मेरे लिहाज से ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज टार्क होगा। अगर हम इसको दोबारा दूसरी साइड पे घुमाते हैं तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। अगर ये दोनों मोमेंट्स आपस में बराबर होते हैं तो जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है, उसके बारे में अगर कह दे कि भाई इसके अंदर घुमाव जो है वो क्लॉकवाइज आता है 10 न्यूटन मीटर और एंटी क्लॉकवाइज भी 10 न्यूटन मीटर है, तो स्टीयरिंग की पोजीशन क्या होगी? तो हम कहेंगे भाई स्टीयरिंग की पोजीशन वही होगी जो पहले थी, क्योंकि उसको 10 इधर घुमाया गया, 10 इधर घुमाया गया, तो ऑब्जेक्ट तो इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है। तो कोई भी जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होता है जब उस पे क्लॉकवाइज टार्क यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, तो उस वक्त जो है वो ऑब्जेक्ट किस हालत में होगा? इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो क्लॉकवाइज टार्क है वो एक ही, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगती है और उस ऑब्जेक्ट में घुमाव आ जाए तो हम कहते हैं इसके अंदर टार्क पैदा हो गया। और कितने टार्क? एक, क्योंकि अप्लाई होने वाली फोर्स कितनी है? एक। अब फर्ज कर लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 10 फोर्सेस लगाई जाती हैं और उसके अंदर घुमाव आता है, तो हम कहेंगे ये एक टार्क नहीं है बल्कि ये 10 टार्क हैं, ठीक है ना, क्योंकि फोर्सेस, जितनी फोर्सेस होती हैं उतने टार्क होते हैं। अगर 10 फोर्सेस लग रही है ना तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर टार्क भी कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है। अब फर्ज कर लो 10 फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं उसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए और 10 फोर्सेस लग रही हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, तो क्या वो ऑब्जेक्ट किसी साइड पे घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज जितने भी टार्क हैं वो बराबर हैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। ये जो टार्क है इसको मोमेंट भी कहते हैं। तो 10 अगर मोमेंट्स हैं तो उनको हम सम कर लेंगे, इनका टोटल इसका मोमेंट्स जो है वो ले लेंगे, तो हम कहेंगे द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब उसके ऊपर क्लॉकवाइज टार्क का रिजल्टेंट यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स का रिजल्टेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का रिजल्टेंट क्या होगा? बराबर होगा, फिर जिसमें इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन करेंगे द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगा जब उसमें पैदा होने वाले क्लॉकवाइज टार्क्स का रिजल्टेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट्स का रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के रिजल्टेंट के बराबर होगा। इसी स्टेटमेंट को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम है, वो आपने लाजमी देखना है। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज।